नमस्कार। मैं हूं प्रेमचंद्र सिंह और आप देख रहे हैं सहरसा नाव। सहरसा इस वक्त सिर्फ ठंड नहीं झेल रहा, बल्कि बड़ी मानवीय परीक्षा से गुजर रहा है। लगातार शीतलहर, घना कोहरा और सुबह शाम चल रही सर्द हवाओं ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। हालात ऐसे हैं कि दिन में भी लोग ठिठुर रहे हैं और रातें खासकर गरीब, मजदूर और फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के लिए और ज्यादा खतरनाक हो गई। प्रशासन ने हालात को देखते हुए नर्सरी से लेकर 10वीं तक के सभी स्कूलों को 25 दिसंबर तक बंद करने का आदेश दिया है और चौराहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आदेश जारी हो गए या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या ये तैयारी उस व्यक्ति तक पहुंच रही है जो खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है। कोसी क्षेत्र का अनुभव बताता है कि हर साल ठंड सिर्फ परेशानी नहीं लाती, बल्कि लापरवाही होने पर जान भी लेती है। ऐसे में आज की ये चर्चा किसी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की नहीं, बल्कि इस बात की है कि सहरसा में ठंड से लड़ाई वाकई जमीन पर लड़ी जा रही है या सिर्फ फाइलों में सिमट कर रह गई। और इस चर्चा में मेरे साथ शामिल हो रहे हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर संदीप मिश्रा, हमारे ग्राउंड जीरो शो को लगातार रिपोर्टिंग करते हैं विकास, वो है सहरसा से जुड़ रहे हैं, और रोशन मिश्रा है जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और इसके अलावा इस वक्त क्या ध्यान रखने की जरूरत है, किस तरीके से अपने सेहत को संभाल के रखने की जरूरत है, ये बताने के लिए डॉक्टर पाइतोष हमारे साथ हैं। सबसे पहले संदीप, जो जी सर। हालात हैं सहरसा के, तो क्या आपको लगता है कि स्कूल बंद कर दिए गए हैं उससे काफी हो गया है, लेकिन जो लोग फुटपाथ पर सोने वाले हैं क्या उनकी रात भी सुरक्षित हुई है? प्रेम सर, जिस तरह से आपने जिक्र किया तो जाहिर सी बात है कि कोसी क्षेत्र में हर साल तापमान में गिरावट आती है और इस बार जिस तरह से 19 तारीख को देखा गया अचानक से तापमान में गिरावट आई और काफी लोग इससे प्रभावित भी हुए। खास तौर से अगर बात करें तो बच्चे बुजुर्ग इससे ज्यादा प्रभावित रहते हैं, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने 10वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद करने का निर्देश जारी किया है अगले 25 तारीख तक का। लेकिन जिस तरह से शीतलहर का कहर जारी है और तापमान अगर दिन की अगर मैं बात करूं तो तापमान लगभग 18 या 19 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। लेकिन वहीं अगर शाम के समय या रात के समय अगर बात करें तो तापमान 14 से 12 डिग्री तक तापमान इस समय गिरावट दर्ज की जा रही है। और हर साल जब भी शीतलहर चलती है तो तापमान 5-6 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। और जिस तरह से अभी मौसम में लगातार करवट ले रहा है तो आने वाले दिनों में इस तरह की उम्मीद की जा सकती है कि तापमान में और गिरावट होगी। तो वहीं अगर बात करें तो जिस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए उस प्रकार से व्यवस्था हालांकि अभी तक प्रशासन की तरफ से और या फिर नगर निगम की तरफ से इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि 2 दिन पहले जब जिस तरह मैंने जिक्र किया कि तापमान में अचानक से गिरावट आई थी और सबसे पहले हमने ही अलग-अलग जगहों से हमारे तमाम संवाददाताओं ने जमीनी स्तर पर जिस तरह से कार्य चल रहा था वो दिखाया था। उसके बाद प्रशासन हरकत में आया, नगर निगम हरकत में आई, तो उन्होंने शाम के समय कुछ जगहों पे जैसे बस स्टैंड, रैन बसेरा, इन जगहों पर उन्होंने कुछ कंबल वितरण किए। लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं। और जिस प्रकार से सरकार अक्सर घोषणाएँ करती हैं कि अलाव किए जाएँगे और कंबल वितरण होंगे और रैन बसेरा में पर्याप्त सुविधाएँ मुहैया कराई जाएँगी, तो उस प्रकार से अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। इस पर ज़्यादा जानकारी क्योंकि विकास हमारे ग्राउंड ज़ीरो से अक्सर रिपोर्टिंग करते हैं और इस समय भी जिस तरह से मैं देख रहा हूँ वो रैन बसेरे के बाहर ही इस समय मौजूद हैं। तो अभी भी प्रशासन ने उस तरह से तैयारियाँ नहीं की है। हालाँकि एक-दूसरे पर छींटा-कशी जो है वो शुरू हो गई है कि पहले नगर निगम अलाव की व्यवस्था करता था, अब जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया, अब सीओ करेंगे या डीएम आदेश जारी करेंगे, वो करेंगे। तो एक-दूसरे पर छींटा-कशी कर रही है, लेकिन इससे लोग ज़्यादा काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। जिस तरह से खुले में जो लोग रह रहे हैं वो और खास तौर से बच्चे और बुजुर्ग, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को भी इसमें मिल-जुल के काम करने की ज़रूरत है क्योंकि अक्सर इस समय क्योंकि कोहरा भी काफ़ी ज़्यादा रहता है तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा सामने निकल के आती है और मरीजों की संख्या 20 से 30% हर साल अस्पतालों में इस समय बढ़ जाती है। लेकिन उस तरह से अभी व्यवस्था नहीं की गई है सर। ठीक है संदीप, आपने अच्छी बात बताई कि इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। रोशन मिश्रा, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर पारितोष, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं थोड़ा ग्राउंड जीरो पर। ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर विकास मौजूद है। विकास, आप क्या देख पा रहे हैं
किस तरह की स्थिति है सहरसा में ठंड को लेकर, किस तरह से लोगों की परेशानी आप देख पा रहे हैं, किस तरह से प्रशासन की तैयारी जो है वो आप देख पा रहे हैं और क्या होनी चाहिए, ये भी बताइए विकास। जिस तरह से अचानक ठंड बढ़ी है और ठंड के बाद हमारी खबर चली और हमारी खबर के बाद नगर निगम के आयुक्त साहब की नींद खुली और पुराना कंबल रातों रात बांटा गया और फिर उसके बाद अलाव की बात कही गई। हर एक जगह हम अलाव की व्यवस्था करेंगे। डीएम साहब का फरमान आ चुका है, डीएम साहब का आदेश आ चुका है। मगर मैं अभी तक जहां तक देख पा रहा हूँ सहरसा जिले में कहीं भी नगर निगम के तरफ से अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं, ठंड से लोग बीमार हो रहे हैं, अस्पताल में संख्या बढ़ रही है आपने और विकास जिला विकास प्रशासन जी आपने जो कहा कि कहीं भी अलाव आप नहीं देख रहे हैं, मैं सवाल भी आपसे यही कर रहा था कि अलाव जलाने की व्यवस्था की बात तो हो रही है प्रशासन की तरफ से, लेकिन क्या हर अलाव जो है वो सच में जल रहा है? रात भर जलने की जो बात है वो जलते हुए आपने देखा? किस तरह की स्थिति है अलाव को लेकर, क्योंकि अलाव एक बहुत बड़ी चीज है ठंड में गरीबों के लिए खासकर। निश्चित मैं यही सवाल बताना चाह रहा था। जो 2 दिन पहले जब नगर निगम के आयुक्त साहब की नींद खुली और रात को कंबल बांटने के लिए निकले, तो मैं भी उस खबर को संकलन करने के लिए वहां पहुंचा था और अधिकारी से मैंने बात की थी और अधिकारी से मैंने पूछा था जो अलाव की भी व्यवस्था की जानी चाहिए थी, मगर उन्होंने बताया जो डीएम साहब की तरफ से आदेश आया है और जल्द ही अलाव की व्यवस्था की जाएगी। मगर अभी तक 2 दिन बीत गए हैं और कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं है और कहीं भी अलाव नहीं जल रहा है। लोग अपने ही सुविधा से, अपने ही जलावन से ठंड को आग जलाकर ठंड को गुजारने को विवश। जी ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। रोशन मिश्रा, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप लोगों के बीच में रहते हैं और रात में भी आप जाते हैं और जो चीजें, जो जरूरी चीजें हैं वो मुहैया कराते हैं। आपको क्या लगता है, क्या प्रशासन के पास जो बेघर और खुले में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए वो पर्याप्त तैयारी कर पाते हैं? क्या कितने लोग हैं सड़क पर, उसकी कोई संख्या प्रशासन के पास रहता है, उसकी कुछ वो तैयारी करते हैं, उस हिसाब से वो जो एक होता है ना कि आप कंबल बांटे, उनके लिए रैन बसेरा हो, फुटपाथ पर लोग न सोए, यानी कि क्या रैन बसेरे जरूरत के हिसाब से प्राप्त है या सिर्फ कागजों में है? बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत-बहुत धन्यवाद। सहरसा नाउ जिस तरह से लोगों की एक आस बन के उभरी है, मैं सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। आज लगभग 9-10 वर्षों से मैं लगातार सामाजिक कार्यों में लगातार बना हुआ हूँ और हर साल इस ठंड के मौसम में मैं रात के 12 बजे के बाद मैं निकलता हूँ और उन लोगों को मैं कंबल प्रदान करता हूँ जो कि ज़रूरतमंद हैं। जहाँ तक बात है, मैं 10 सालों की मैं बात बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि मैंने कभी ऐसी व्यवस्थाएँ नहीं देखी, जिसमें आम जन व्यक्ति को जो सुविधा प्रदान की जाए हो या फिर ऐसे लोगों को जिनका कोई बसेरा नहीं है, जो बिल्कुल निसहाय है, जो एकदम रोड के किनारे सोते हैं, आज तक उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था मैंने नहीं देखी है। मैं आपको बता दूँ कि मैंने हर साल, हर ठंडे में 2-4 ऐसे लोग जो मर जाते हैं, मैं उनका ही व्यवस्था मैं करता हूँ। मैं स्टेशन परिसर के अंदर में जो जिसको मैं देखता हूँ कि प्रत्येक दिन वो व्यक्ति मुझसे खाना लेता है, मुझसे एक परिवार की तरह वो बन चुका है आज 10 सालों से और ठंड में ठिठुर के मर जाता है। मैंने कई ऐसे लोगों को मैंने देखा है, तो काफ़ी दुःख होता है। ना रेलवे की तरफ से कोई सुविधाएँ होती हैं, ना ही प्रशासन की तरफ से कोई। मैं ये बातें मैं 10 सालों की मैं बता रहा हूँ। विगत नगर निगम जब बना, तो लोगों की एक आस जगी कि नगर निगम से बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, मगर कल काफ़ी एक अच्छा तस्वीर मैंने देखा कि नगर आयुक्त साहब कंबल बाँट रहे थे, रेणुका मैडम कंबल बाँट रही थी। अच्छा लगा रैन बसेरा में उन्होंने कंबल उन्होंने जाके दिया। मगर जो एक ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, जो कि एक प्रशासन को भी करना चाहिए, डीएम साहब को खुद इस पर संज्ञान लेनी चाहिए। इस सहरसा में लगभग प्रत्येक रात में ऐसे आपको 100 से 150, 200 लोग ऐसे मिल जाएँगे, जो बिल्कुल निसहाय हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है। मगर उन लोगों की व्यवस्था तो छोड़ दीजिए आप, आम जनमानस के लिए जो चौक-चौराहे पे जो अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, वो भी अलाव की व्यवस्था नहीं हो पाती है। और ये काफ़ी दुःख की बात है कि यहाँ पर अभी जो हमारे डीएम साहब हैं, चाहे एसपी साहब हैं, मैंने एक भी कोई बयान नहीं सुना उनका या फिर कोई ऐसा घोषणा नहीं सुना कि इस ठंड के मौसम में सहरसा वासियों के लिए ये आए या फिर नगर निगम की तरफ से भी कोई ऐसी बातें आए। जबकि नगर निगम को ठीक है, कल मैंने देखा काफ़ी एक्टिव था वो लोग कल जाके ठीक है। कंबल-वंबल जाके वितरण किए हैं। जी, रोशन जी, मैं आऊंगा जी। दोबारा आपके पास आऊंगा। डॉक्टर परितोष हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपने हालात देखे, ठंड बहुत बढ़ गई है, तमाम चीजें की जा रही हैं या नहीं की जा रही उस पर हम चर्चा तो कर ही रहे हैं, लेकिन
बतौर एक डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरीके से प्रशासन को भी देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, और जो हम खुद हैं, जो घरों के अंदर भी हैं या बाहर भी हैं, तो कैसे हम सावधानी बरतें कि ठंड का जो असर है या कहर कह लीजिए, असर नहीं, जब ठंड ज्यादा बढ़ जाती है तो हम कहर कहते हैं, वो कहर से हम कैसे बचें, क्योंकि ऐसे में कहा जाता है कि हार्ट अटैक के मामले भी बढ़ जाते हैं। बाकी चीजें तो आप बताएंगे, आप डॉक्टर हैं, क्या देखते हैं, कैसे ये ठीक किया जा सकता है? धन्यवाद शंकर जी, मैं सहसानाव को धन्यवाद दे रहा हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का और आप लोगों के बीच भी मैं कुछ जागरूकता फैला सकूं। देखिए, दो बात समझनी बहुत जरूरी है। पहली बात ये कि ठंड है, शीतलहर है, वो अपने आप में बहुत ही घातक होता है। तो जो ठंड है, अगर किसी को जैसे हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कि ठंड लग गया या ठंडा मार दिया, ये अपने आप में एक घातक स्थिति है। तो पहले तो ठंड से बचना चाहिए, इसके लिए आपको गर्म कपड़ा पहनना है, सर कान को ढक के रखना है, और ऐसे किसी भी समय में जिस समय में तेज ठंडी हवा चल रही हो उस समय बाहर निकलने से परहेज करें। पहली बात ये। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, जो अभी सहरसा के परिदृश्य में, आसपास के क्षेत्रों के परिदृश्य में ज्यादा घातक हो गई है, पॉल्यूशन। क्योंकि हवा में डस्ट बहुत ज्यादा पहले से था, स्मोक बहुत ज्यादा है, तो इस सबको मिलकर जो स्मोक बन रहा है वो हम लोगों के फेफड़े को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। इसी वजह से आप देखेंगे पार्टिकुलरली सरकारी अस्पतालों में जो दमा के मरीज है, खांसी के मरीज, इनकी संख्या बढ़ जाती है। एक बात ये है। दूसरी बात, ऐसे मौसम में, ठंड के मौसम में जो मरीज नियमित रूप से ब्लड प्रेशर की दवा नहीं लेते हैं या डायबिटीज की दवा नहीं लेते हैं, जिनका बीपी अनकंट्रोल्ड है, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, उन सारे पेशेंट्स में हार्ट अटैक की संभावना, ब्रेन स्ट्रोक की संभावना, किडनी खराब होने की संभावना अन्य मौसम के खिलाफ कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। तो उनसे मैं ये भी कहूंगा कि आप यह नहीं सोचिए कि दवाई की आदत लग जाएगी। मैं अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा जागरूकता फैलाने का काम करता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ आकर देखा है, मतलब पिछले 27-28 साल से मैं सहरसा में नहीं था, मैं बाहर ही रहा हमेशा, और ये मेरा गृह नगर है, तो मैं यहाँ वापस डीएम करने के बाद भी मैंने सोचा कि नहीं, मैं सहरसा ही जाऊंगा, सहरसा में ही देखूंगा जो करना है। तो मैं जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे यंग पेशेंट, बिकॉज क्योंकि नशा बहुत बढ़ गया है, जो सहरसा में छोड़ के बचपन में गया था वो सहरसा नहीं है, नशा बहुत बढ़ गया है। तो यंग से यंग पेशेंट 30 साल 32 साल के युवक आते हैं जिनका बीपी 170 होता है। अब वो बोलते हैं कि बीपी की दवा खाएंगे सर इसी उम्र में तो दवा की आदत लग जाएगी। नहीं नहीं, ये मिथ्या दिमाग से निकालिए। आपको अगर बीपी की समस्या है तो आप बीपी की दवा खाइए, कम से कम ठंड में तो कोई भी आप बिल्कुल भी परहेज नहीं करें। तो ये बात है। तीसरा बात है, जैसे रोशन भाई हैं या आप लोग हैं या जो आपके ग्राउंड रिपोर्टर हैं, रैन बसेरा में जो लोग रहते हैं, सिर्फ कंबल से तो जाएगा नहीं। तो अगर कोई भी मरीज आपको लगता है प्रथम दृष्टि आके इसको ठंड लग गई है या ठंड मार दिया है, तो उसको सबसे पहला जो थेरेपी आप रोड साइड कर सकते हैं वो है एक्टिव डिवॉर्मिंग। एक्टिव डिवॉर्मिंग का क्या मतलब होता है कि उसको गर्म करना। अब गर्म कैसे करेंगे, तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा कंबल, गर्म पानी की बंद बोतलें हो जिससे उसको रखेंगे। जब तक आप डॉक्टर के पास या किसी सरकारी अस्पताल में या कहीं भी पहुंचते हैं, उससे पहले आप उसको ये जान बचाने वाले ये सारी चीज कर सकते हैं। तो हर एक तरह की बीमारी जो भी हमारे मेन ऑर्गन है, जैसे फेफड़ा हो गया, हृदय हो गया, ब्रेन हो गया और किडनी हो गया, इस सब की बीमारी की जो समस्या है कहीं गुना बढ़ जाती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ ठंड के कारण मरीज क्या करते हैं, अगल बगल में कोई भी ऐसा भी अनपढ़ लोग रहता है जो सहरसा में, मतलब मैं पूरे भारत में कम से कम 7 या 8 राज्य में रहा हूँ, मैं कहीं इतना नहीं देखा कि क्वैक बेस्ड प्रैक्टिस इतना हो रहा हो। लेकिन सहरसा में मैंने देखा कि कहीं पे भी जाके कुछ भी दवाई लगा लेते हैं और मरीज कॉम्प्लिकेट हो जाता है, और इतना कॉम्प्लिकेटेड मरीज पहुंचता है कि उसको बचाना बिल्कुल मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि जितना कॉम्प्लिकेटेड मरीज पहुंचता है दवाइयां उतनी महंगी हो जाती हैं, उसमें मेरा एज ए डॉक्टर कोई कंट्रोल नहीं रह पाता है। मेरा कंट्रोल सिर्फ मेरे फीस पे हो सकता है ना, दवाइयों पे तो हो नहीं सकता है। तो ये जो चीज है लोगों को समझने की जरूरत है, रेदर देन कि आप कहीं छोटे मोटे जगह जाके कुछ कराएं। अगर आपको सांस की समस्या है या बीपी का समस्या है, आप किसी भी डॉक्टर से मिले, मुझसे मिले, किसी से भी मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप डॉक्टर से मिले और सही इलाज कराएं ताकि आपका जो कॉम्प्लिकेशन है वो नहीं बढ़े। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आप, और मुझे लगता है कि जो सहरसा नाउ के व्यूअर हैं जो हमें अभी देख पा रहे हैं, उनके लिए ये रामबाण का काम करेगा। यानी कि ठंड के दौरान जो जो एहतियात बरती जा सकती है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, डॉक्टर पारितोष बता रहे हैं, अगर वो आप करते हैं तो बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होगी। डॉक्टर पारितोष से अगले सेशन में हम समझेंगे कि जो लोग बाहर रह रहे हैं, जिनके पास कपड़े नहीं हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, गरीब मजदूर के लिए क्या कर सकते हैं, वहां पर किस तरीके से प्रशासन को भी काम करना चाहिए था। लेकिन इससे पहले मैं संदीप के पास एक बार आऊंगा, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं।
बड़ा बारीक नजर रखते हैं हर चीजों पर। संदीप ये बताइए कि अगर किसी गरीब की ठंड से मौत होती है, क्योंकि आपने ही कहा था कि व्यवस्था तो हो रही है, हुई है, लेकिन पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो मैं यही सवाल कर रहा हूं, तो जिम्मेदारी कौन लेगा, सिस्टम या हालात? देखिए, ज़ाहिर-सी बात है कि सिस्टम को ही, प्रशासन को ही ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब प्रशासन को ये बात पता है कि हर साल वही ठंड पड़ती है, तापमान वही 5-6 डिग्री तक पहुँच जाता है और कितने लोग इससे प्रभावित होते हैं, और यदि उनको ये नहीं पता है कि कितने लोग प्रभावित होते हैं, यदि उनके पास खुद ही डाटा नहीं है, तो ये उनकी नाकामी है। जब आपको पता है कि इस तरह से लोग यहाँ प्रभावित होते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएँ उनको नहीं मिल पाती या मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, या फिर बात करें जिस तरह से रैन बसेरे में लोग अपना गुज़ारा कर रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है। यदि आप स्कूल बंद कर देते हैं, जब आपने अगर स्कूल बंद कर दिया कि चलो बच्चों को बचाना प्राथमिकता है, चलो ठीक है, लेकिन आपके पास मजदूरों के लिए और जो लोग खुले में रह रहे हैं, उनके लिए क्या प्लान है? आपने कोई स्थायी योजना इस प्रकार से क्यों नहीं बना रखी है कि आपके पास पूरा डाटा हो और कि इतने लोग हमारे प्रभावित होते हैं, और दूर-दराज की सिर्फ शहरी क्षेत्रों में काफ़ी लोग प्रभावित हो रहे हैं। आप स्थिति सोच लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होगी? ना आप उस तरह से उनको व्यवस्था दे पा रहे हैं, तो हालात के लिए जिम्मेदार तो प्रशासन को उठानी पड़ेगी, क्योंकि घोषणाएँ हर बार होती हैं। हर बार आप दिखा देते हैं कि बड़े शहरों की, अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि पटना में बहुत अच्छी व्यवस्था रैन बसेरा में की गई है कि वहाँ गीज़र की सुविधा लगाई गई है, गर्म पानी की सुविधा लगाई गई है, पीने के लिए स्वच्छ पानी दिया गया, अच्छे दिए गए हैं। तो ऐसी व्यवस्था जिला स्तर पे क्यों नहीं हो पाती है? कहाँ आप कोलैप्स कर रहे हैं, कहाँ आपको उसकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जब वो चुनावी मुद्दे में ये चीज़ें होती है, चुनावी वादे में ये चीज़ होती है, तो ज़मीनी स्तर पर क्यों नहीं हो पाती है? मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। विकास, आप ये बताइए, क्या आपके पास ये जानकारी है कि क्या नगर परिषद और पंचायतों को ठोस और लिखित किसी भी तरह के कोई निर्देश दिए गए हैं? नहीं, नगर निगम की तरफ से अभी भी किन्हीं को भी कोई भी निर्देश नहीं दिया गया है। जहाँ तक में हमारी जानकारी है, अभी तक कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं है, और जहाँ-जहाँ होनी चाहिए, सबसे पहले तो रैन बसेरा में अलाव की व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ रेलवे स्टेशन पर अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए। सदर अस्पताल में अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, मगर कहीं भी यहाँ पे अलाव की व्यवस्था नहीं है। नगर निगम सिर्फ ढिंढोरा पीट रही है, अपने पीठ को थपथपाने पे लगी हुई है, बड़े-बड़े दावे कर रही है, और सारा दावा उनका यहाँ आके फेल हो जा रहा है, और कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं है। जी। सारा दावा फेल हो जा रहा है। रोशन जी, आप बताइए, क्या आपकी नजर कभी पड़ी, क्योंकि आप रात में निकलते हैं, जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, क्या रात के समय कोई विशेष राहत टीम सड़कों पर आपने देखी हो, निगरानी कर रही हो, जो लोग बाहर रह रहे हैं उस पर कोई किसी तरह का कोई एक्शन लेते हुए आपने देखा? हालांकि आपने इस बात का जिक्र किया कि कंबल बंटे हैं, तो क्या वो पर्याप्त है? नहीं। मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि रैन बसेरा, जहाँ मैं लगातार सुन रहा हूँ कि रैन बसेरा में ये किया गया, वो किया गया। आप मेरे साथ यदि विकास जी ग्राउंड जीरो पे काम करते हैं, संदीप जी भी जान रहे होंगे कि आप चले मेरे साथ और जाके घूमे पूरे शहर में, यहाँ से लेकर शंकर चौक होते हुए आप सीधा बस स्टैंड होते हुए आप फिर पुनः आप रेलवे स्टेशन आ जाए, तो आपको कम से कम ऐसे 15 से 20 लोग ऐसे मिलेंगे जिन्हें रैन बसेरा में होनी चाहिए। आखिर रैन बसेरा में क्या कितने लोग हैं, और क्या वो लोग मौजूद हैं जो लोग जरूरतमंद है, या फिर कुछ ऐसे व्यापारी जो अगल बगल में व्यापार करते हैं वो जाके वहां सो जाते हैं? पहले तो प्रशासन को, चाहे नगर निगम को, ये देखनी चाहिए कि रैन बसेरा में वो लोग, उन लोगों को सुविधा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है जिन लोगों की जरूरत है। मैं आपको सच बताऊं कि कम से कम लगभग 50 से 100 लोग ऐसे हैं जिन्हें रैन बसेरे की अत्यंत आवश्यकता है, मगर उन्हें नहीं मिल पाती है, उन्हें पता ही नहीं है कि रैन बसेरा कहाँ पे है। पहली बात। दूसरी बात, मैं रात की बात कर रहा हूँ, अब मैं दिन में कोई देखने वाला तो है नहीं, रात की बात कहाँ से? रात में तो सभी लोग अपने अपने कंबल और बड़े बड़े घरों में जाके लोग छुपे रहते हैं। किनके पास इतना मौका है कि वो जाके देखेंगे? कई लोगों को मैंने ठंड से तरफ मरते हुए मैंने देखा है। तो ऐसी कोई निगरानी नहीं है, ना ही प्रशासन की तरफ से कोई निगरानी है, जो कि रात के समय में वैसे लोगों को आप जाके, जरूरतमंदों को आप मदद करें, या फिर इस ठंड के मौसम में उन्हें कपड़ा दिया जाए। ठीक है, रोशन जी, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। डॉक्टर परितोष, क्या सदर अस्पताल जो है, मैं आपकी नजरिए से जानना चाहता हूं, क्या सदर अस्पताल और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं हमारे, वहाँ हाइपोथर्मिया जिसको कहते हैं, जैसे मामलों के लिए पूरी तरह तैयार हैं? देखिए, मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ उसके लिए जानकारी देने के लिए, क्योंकि मैं सदर अस्पताल में पोस्टेड नहीं हूँ, और मैंने सदर अस्पताल को आया यहाँ से,
किसी एक केस को लेके मैं गया था वहां देखने के लिए। मुझे बिल्डिंग तो दिखा कि पहले जो सहरसा में सदर अस्पताल का बिल्डिंग था, उससे काफी खूबसूरत बिल्डिंग बना हुआ है। जैसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं मेरे पास, तो सिटी स्कैन के लिए मैं सदर भेज देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट बहुत कम लगता है मरीजों को, बहुत कम कॉस्ट में होता है, तो उससे उनका फायदा होता है। और अच्छा है ना ये कि कम कॉस्ट में उनका सिटी स्कैन हो रहा है। तो लेकिन हाइपोथर्मिया का मैनेजमेंट जो वो सामान्य मैनेजमेंट नहीं है, उसके लिए आपको बहुत इंटेंसिव मैनेजमेंट चाहिए। तो वो इंटेंसिव मैनेजमेंट की सुविधा है कि नहीं, इस पर गौर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पास एक्टिव डिवॉर्मिंग थेरेपी नहीं है, तो आप मरीज को नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि उसमें आप सोचिएगा कि हम फ्लूइड चढ़ा दें या दवाई दे दें या एंटीबायोटिक दे दें, इससे मरीज बच जाएगा, ऐसा संभव ही नहीं है। आपके पास एक्टिव डिवॉर्मिंग थेरेपी होना चाहिए। एक्टिव डिवॉर्मिंग थेरेपी के लिए जो जो सामान है वो आपके पास होना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं पीजीआई चंडीगढ़ या एम्स दिल्ली में था, अब मैं वहां से तो कंपेयर कर नहीं सकता। वहां पे तो हम लोगों के पास हर एक कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है जिससे हम मरीज की जान नहीं बचा सकते। लेकिन सदर अस्पताल, क्योंकि हमेशा से इसको कोसी का पीएमसीएच कहा गया है। जब मैं बचपन में था, जब हम लोग सोचते थे कि डॉक्टर बनेंगे, तब से ही ये बात थी, इसको कोसी का पीएमसीएच कहा गया। तो सुविधाएं तो बड़ी बड़ी है, अच्छा, सेंटर है, स्कैन है, बट डॉक्टर पाइको, जी एक चीज मुझे थोड़ा संक्षेप में समझा दीजिए, हाँ, हाइपोथर्मिया जी। होता क्या है? हाइपोथर्मिया का मतलब है कि जो हमारा नॉर्मल कोर बॉडी टेम्परेचर होता है ना, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होना चाहिए, 37 से 38.3 अगर डिग्री सेंटीग्रेड में बात करें। हाइपोथर्मिया का मतलब है आपका बॉडी का टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड से कम चला गया। तो 36 डिग्री सेंटीग्रेड से कम चला गया, वो हाइपोथर्मिया, वो माइल्ड हुआ, वो हम लोग टॉलरेट कर लेते हैं। लेकिन अगर ये 34 से कम चला गया, 34 से कम चला गया, तो ये मॉडरेट हो गया, और 32 से कम चला गया तो ये सीवियर हुआ। तो जैसे ही आपका मॉडरेट 34 से कम वाला या 32 से कम वाले कैटेगरी में आप जाते हैं, तो आपको एक्टिव डिवॉर्मिंग थेरेपी को, मतलब एग्रेसिव होकर पेशेंट को गर्म करने की प्रक्रिया है। अब एक्टिव करके गर्म करने की प्रक्रिया में कई सारे संसाधन लगते हैं। जैसे उसके एक हीटिंग ब्लैंकेट होता है, जो नॉर्मल ब्लैंकेट है उससे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन नहीं है तो 2-4 ब्लैंकेट हम लोग दे देंगे। फिर आईवी फ्लूइड जो हम लोग देते हैं, वो बिल्कुल गर्म होना चाहिए। उसका एक टेम्परेचर है कि इतने टेम्परेचर का आईवी फ्लूइड आपको जाना चाहिए, वो भी रनिंग फास्ट। ये सारा कुछ जब हमारे पास अवेलेबल होगा, और उसके बाद एक सीट होता है, सीट, जैसे पेशेंट जो बेड पे लेटा हुआ है उसके नीचे में एक सीट होता है, इलेक्ट्रिक सीट होता है, जिससे वार्मिंग होती है। तो ये सारा चीज हमारे सदर अस्पताल में है या नहीं है, इस पे तो हमें देखना पड़ेगा। ये तो जो लोग रेगुलर जाते हैं वहां, उनको ज्यादा अच्छा पता होगा। लेकिन ये सारी चीजें होती है जिससे हम लोग मरीज को रिवार्म कर सकते हैं। ठीक है, हम अंतिम राउंड में आएंगे तो आपसे थोड़ा उपाय हम जानने की कोशिश करेंगे कि हालात तो हमने देख लिया, चुनौतियां हमने देख ली, तो ऐसे में कर क्या सकते हैं, संक्षेप में आपसे जानेंगे। अंतिम सवाल आपसे संदीप, ये सब कुछ हमने देखा समझा, स्थितियां क्या है वो भी सब बता रहे हैं, हमारी रिपोर्टर बता रहे हैं, रोशन जी भी बता रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनको अपने अपने इलाकों में जाकर थोड़ा हालात देखना चाहिए था? मुझे तो अभी तक कोई ऐसी खबर न देखने को मिली, न तस्वीर कोई निकल कर सामने आई कि कोई जनप्रतिनिधि भी आगे आकर देख रहा हो और बता रहा हो कि किस तरीके से उनके जो लोग हैं, उनकी जो जनता है, उनको ठीक से रखा जा सके। देखिए प्रेम सर, कुछ ज्यादा दिन हुए भी नहीं है चुनाव को बीते हुए, नई सरकार का भी गठन हो गया, नए नए विधायक भी आम जनता को मिल गए, लेकिन अभी तक कोई भी किसी की सुध लेने नहीं आया ना। शहर की आप तो शहर में नहीं आया तो ग्रामीण क्षेत्रों की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन जिस समय सबसे ज्यादा लोगों को जरूरत रहती है, एक मोरली तौर पे आप सुविधा दें या ना दें, लेकिन एक मोरली तौर पे कम से कम जनता को ये उम्मीद रहती है कि हाँ, हमने जिनको चुन के भेजा है आगे, वो हमारी बात सुनेगा, एक बार हमारी सुध बुध लेने के लिए आएगा। लेकिन ऐसा यहाँ अभी कोई ऐसी कहीं भी हमने कोई भी दृश्य ऐसा नहीं देखा है। हालांकि यहाँ से जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है, जिनको इस बार जनता ने चुना है, वो आए थे कुछ दिन पहले, वो मिलके गए, मुलाकात की। लेकिन जब इस समय सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं ठंड से और सब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर उन लोगों को जिन्होंने चुन के उन्हें आगे भेजा, तो ऐसी कोई दृश्य हमने देखा नहीं, चाहे वो नगर निगम स्तर पे हो, चाहे वार्ड पार्षद हो या विधायक हो या चुने हुए सांसद हो, ऐसा अभी तक उनकी तरफ से कुछ डायरेक्शन नहीं आया। और कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो अगर डायरेक्शन देना चाहिए, जिस तरह से विकास ने भी जिक्र किया कि जिला प्रशासन की तरफ से फरमान तो निकाले जाते हैं, आदेश भी बहुत निकाले जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वो खरे नहीं उतर पाते हैं। तो कमी कहीं ना कहीं उनके बीच है, उनके तालमेल में है, जिसके कारण जनता सबसे ज्यादा यहाँ प्रभावित हो रही है। ठीक है विकास, आप संक्षेप में बताइए, क्या अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, क्या हर साल की तरह हम फिर हादसे का इंतजार करें, फिर प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा? ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई हादसा होता है या कोई बड़ी घटना घटती है
और उसके बाद जिला प्रशासन उसको निपा तोपी पर लग जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हर साल इसी तरह ठंड आती है और लोग परेशान होते हैं। जिला प्रशासन और नगर निगम के लोग सिर्फ तमाशबीन तमाशा देखने में लगे रहते हैं। जब तक लोग परेशान नहीं होते हैं और जिला प्रशासन का नींद नहीं खुलता है। और मैं ये भी कह दूं, जो ठंड के समय में हर साल लोग परेशान होते हैं और अलाव की जो व्यवस्था होती है, जस तस व्यवस्था होती है। कहीं कहीं अलाव जिला प्रशासन की तरफ से चलता है, मगर जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए जिला प्रशासन की तरफ से, हर चौक पे हर जगह पर जहां गरीब लोग रहते हैं और आसमान के नीचे सोने को विवश है, वहां पे अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए। मगर हर एक साल वहां पे अलाव की व्यवस्था नहीं हो पाती है। जो गरीब तबके के लोग हैं, वहां तक जिला प्रशासन का जो सुविधा है वहां पहुंचनी चाहिए थी, वह हर साल नहीं पहुंच पाती है। और इस साल भी वही देखने को मिल रहा है। ठंड आ चुकी है, लोग परेशान है, कभी ठंड है, लोग कांप रहे हैं, लोग ठंड से परेशान हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं। उसके बावजूद भी जिला प्रशासन अभी तक जिला प्रशासन का आंख नहीं खुला है, कान पे आवाज नहीं गई है और लोग परेशान है। कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं है। यानी कि हमारे रिपोर्टर विकास कह रहे हैं कि जो प्रशासन का काम है वो लिपापोती कह लीजिए, खाना पूर्ति कह लीजिए, और जो कुछ भी वो कह रहे हैं वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। रोशन मिश्रा, अंतिम सवाल आपसे। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों के बीच में जाते हैं, आप सहायता करते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि जो सामाजिक संगठन बाकी हैं वो आगे नहीं आ पा रहे जिस तरीके से उनको आना चाहिए? तो आपको क्या लगता है कि समन्वय की कमी है या इच्छा शक्ति की कमी है? किस तरीके से आप इन सब चीजों को देख पाए? बिल्कुल, बहुत बड़ी मुद्दा आपने बताया। अभी जो बता रहे थे कि कोई सामाजिक संगठनों को आगे आनी चाहिए। मैंने कोरोना काल मैंने देखा है। कोरोना काल में हम लोगों ने 4000 परिवार तक हम लोगों ने पहुंचाए थे, हम लोग राशन पहुंचाए थे। और उस समय में सहरसा में लगभग 50 ऐसी संगठन थी जो काम कर रही थी। सहरसा की इच्छा शक्ति पे जहां तक बात है, सहरसा विद्वानों की धरती रही है और यहाँ से हम लोग हमेशा बिहार लेवल तक के हम लोग हर चीज को दिए हैं, मटेरियल हम लोग दिए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सहरसा में इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति है, सभी लोगों के अंदर है। मगर एक जो सपोर्ट मिलनी चाहिए, जो एक प्रशासनिक सपोर्ट मिलनी चाहिए, जो एक जनप्रतिनिधि से सपोर्ट मिलनी चाहिए, वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है। आज मैं डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद है। मैं डॉक्टर साहब का मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ, हृदय से आभार करता हूँ कि सर जब से आप सहरसा आए हैं, नारायणा हॉस्पिटल से लेकर आप अपना पर्सनल जब तक कर रहे हैं सेवा, आपसे बहुत लोगों की आस जुड़ी हुई है, आप लगातार अच्छे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर आपका धन्यवाद है। सर एक मेडिकल कैंप उन लोगों के लिए, एक मेडिकल कैंप उसके लिए नहीं जहां पे हम ग्रामीण इलाकों में जाके हम लोग मेडिकल कैंप करते हैं, ठीक है, मगर उन लोगों के लिए भी एक मेडिकल कैंप होनी चाहिए जो सर के किनारे सोते हैं, जो सर रेलवे स्टेशन के बगल में जाकर सोते हैं। सर उसे कोई दिखने वाला नहीं है। सर उसको एक स्किन का प्रॉब्लम हो जाता है, एक घाव हो जाता है, उस घाव से मर जाता है वो। यदि यदि उसको फीवर हो गई तो फीवर से मर जाता है वो, क्योंकि उसे कोई देखने वाला नहीं है। बस एक मेडिकल कैंप मैं इस सहरसा नाव के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा सर कि यदि सभी डॉक्टर में से यदि 5 डॉक्टर भी अपनी जिम्मेदारी को समझ लें और सप्ताह में मात्र 1 घंटा भी समय दे देना, तो हमारे शहर की एक स्थिति बदल जाएगी, एक तस्वीर बदल जाएगी। एक मेडिकल कैंप बहुत जरूरत है उन लोगों के लिए जो बेसहारे हैं, जो एकदम बिल्कुल जिनका कोई सहारा नहीं है। और अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा, एक अपनी शायरी के साथ मैं चाहूंगा कि प्रेम शंकर सर मुझे वो काफी कम समय दिए हैं कि कड़ाके के ठंड में एक गर्म एहसास बने, इस कड़ाके की ठंड में एक गर्म एहसास बने, जरूरतमंदों की सेवा करें और इंसानियत का मिसाल बने। बस मैं इतना ही कहूंगा और सहरसा नाव को भी मैं सैल्यूट करता हूं जो ऐसे मुद्दों को लाकर ज्वलंत करके हम सबों के एनर्जी में और भी ज्यादा पॉजिटिविटी डाल रहे हैं और हम लोग और भी जोश से काम करेंगे। हम लोगों के पीठ पर बस आप लोगों का आशीर्वाद बनी है। जी डॉक्टर पारितोष, संक्षेप में आप अब बता दीजिए कि ठंड को लेकर क्या एहतियात बरतनी चाहिए? वो लोग भी जो मिडिल क्लास फैमिली जो घर के भीतर रह रहे हैं, यहाँ पर मिडिल क्लास कह लीजिए, और वो लोग जो सड़क के बाहर भी रह रहे हैं, जो है, जो संसाधन है, जो उपाय है, उसी में आपका सजेशन क्या है? किस तरीके से जिंदगी निकाल सकते हैं? इस ठंड के मौसम को कैसे गुजार सकते हैं? क्योंकि परीक्षा की घड़ी है। देखिए मैं 3 तरह की बात को बताऊंगा बहुत संक्षेप में। पहला बात एज ए आम नागरिक बता रहा हूँ कि ये जो स्कूल का टाइमिंग है ना, ये बाय डिफॉल्ट जो है जैसे ही आपका अक्टूबर का महीना क्रॉस होता है, ये 9 साढ़े 9 के बाद हो जाता है, ये वो सरकारी हो या प्राइवेट। क्योंकि अगर 8 बजे से टाइमिंग रहता है, बच्चे 7:30 बजे सुबह में बच्चे को लेके जाना पड़ता है, बच्चे जाते हैं इस बात के, तो मैं एज ए डॉक्टर एज ए ह्यूमन बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। ये तब नहीं होना चाहिए जब शीतलहर आता है।
और ये व्यवस्थाएं जो हैं लोगों के लिए ये उसी समय से स्टार्ट हो जानी चाहिए, सितंबर अक्टूबर से। आप प्रिपेयर नहीं करेंगे, जैसे हम लोग कोविड के फर्स्ट वेव में बुरी तरह मात खाए थे, सेकेंड वेव में भी मात खाए थे, क्योंकि हम लोग प्रिपेयर्ड ही नहीं थे मेडिकल सेक्टर में। ठीक है, मतलब मैं तो ऐसे देखा हूँ, मतलब आप समझिए कि कोविड में मैं एम्स आईसीयू का इंचार्ज था, मैंने मतलब गुच्छों में लाशों को निकलते हुए देखा है। तो दैट वाज ए वेरी मतलब ट्रॉमेटिक थिंग फॉर मी आल्सो, मतलब मेरे लिए बहुत ट्रॉमा था वो। तो ये प्रिपेयर्डनेस तो पहले से होनी चाहिए, जब शीत लहर होता है तब अलाव का व्यवस्था नहीं होना चाहिए। अब जो है, जो भी लोग हैं, आपके पास जो भी संसाधन है, आप अपना कान, नाक, गला वाला एरिया और सर वाला एरिया बिल्कुल ढक के रखें, सबसे इम्पोर्टेंट। और हाथ पांव को, चाहे आप घर के अंदर रहें या घर के बाहर रहें, ये आपका बहुत जरूरी है। जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए मैं एक बहुत ही देसी जुगाड़ बता रहा हूँ। थर्मोकॉल आता है, तो बेड शीट जो लगाते हैं उसके नीचे में थर्मोकॉल बिछा लीजिए, थर्मोकॉल, उससे आपका ठंड बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम। ये हो गया, क्योंकि उसमें कोई पोरोसिटी नहीं होती, ये हो गया। अब सबसे लास्ट बात, एज ए डॉक्टर, जो भी आप दवाई खा रहे हैं, बीपी का, शुगर का, हार्ट का, बिल्कुल बंद नहीं करें। और ये जो सोचते हैं देसी इलाज से ठीक हो जाएगा, इस इलाज से ठीक हो जाएगा, इससे नहीं होता है। क्वैक के पास या कोई भी ऐसे जो लोग हैं जो आपके आसपास जाते हैं, उनसे जाके आप अपना जीवन मत सौंपिए। आप ज्यादा से ज्यादा 600 से 700 रुपया डॉक्टर का कंसल्टेशन फी बचाएंगे, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका मृत्यु हो जाएगा या आपका तबियत खराब हो जाएगा, कोई आपको खड़ा होने के लिए नहीं आता है, सब छोड़ के भाग जाता है। चाहे सदर अस्पताल में छोड़ के भाग जाए या प्राइवेट नर्सिंग होम में छोड़ के भाग जाए, सब छोड़ के भाग जाता है, उस समय कोई देख नहीं। तो आप उस पर भरोसे मत रहिए 600-700 रुपए के लिए, या 10,000 रुपए भी लग रहा है तो आप उसके भरोसे मत रहिए। आपका जीवन है, जीवन एक ही बार आपको मिला है, उसका वैल्यू समझिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रोशन जी, मैं आपको बता रहा हूँ, हम जहां पे भी कैंप करते हैं, हमारा कैंप सिर्फ प्रचार के लिए है ही नहीं। हम वहां जाते हैं, पेशेंट को हेड टू टू एग्जामिन करते हैं, जितना पॉसिबल हो पाता है सैंपल से दवाई वो भी देते हैं, और नहीं हो पाता है तो खरीद के भी देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि के लिए मुझे कैंप की जरूरत है, आप कभी भी मेरे पास आ सकते हैं और बोलिए, मैं किसी भी वर्किंग डे में अपना क्लिनिक बंद करके उनको देख लूंगा। मैं भी नारायण मेडिकल कॉलेज कुछ दिन से नहीं जा रहा हूँ किसी भी कारण से, आप आइए, मैं वर्किंग डे में भी उनके लिए करने के लिए तैयार हूँ। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि मेरा उस दिन का ओपीडी नहीं चला, आप आइए, हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। जो बन पड़ेगा, आज तक मैं करता ही आया हूँ। हो सकता है लोग फिर भी बोलते हो कि उनका इलाज महंगा ही है, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा इलाज नहीं महंगा, मेरा इलाज मैं एक्यूरेट देता हूँ। अगर आपको सोने का जरूरत है सोना दूंगा, अगर आपका टीन से काम चल जाएगा टीन दूंगा, तो टीन का दाम और सोने के दाम में तो अंतर होगा ही। तो ये नहीं हो सकता है सहरसा के हिसाब से इलाज करो, मैं वही इलाज करूंगा तो संभव है। तो आपको अगर लगता है किसी भी आदमी, आप कहीं पे भी कैंप का आयोजन करिए, थोड़ा सा वहां बिजली का व्यवस्था रखिए, ताकि मैं अपने तरफ से नेबुलाइजर मशीन वगैरह लेके आ सकूं, और मैं करूंगा, दिखूंगा। इसमें तो संशय ही नहीं रखिए कभी मेरे लिए, कभी नहीं, ठीक है जी। और मैं हमेशा बोलूंगा, बचाव सबसे इम्पोर्टेंट है, बचाव ही समाधान है, बचना है सबसे इम्पोर्टेंट। डॉक्टर पारितोष भरोसा दिला रहे हैं सहरसा जिले के लोगों के लिए कि वो हैं, तो चिंता करने की बात नहीं है, बस आप उनसे मुलाकात कर लीजिए, और जो कुछ भी बन पड़ेगा डॉक्टर पारितोष कम से कम वो तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन सहरसा में बढ़ती ठंड एक साफ चेतावनी है कि अब आधे अधूरे इंतजामों से काम नहीं चलेगा। जिनके पास घर है, साधन है, वो किसी तरह ठंड झेल लेंगे, लेकिन जिनके पास सिर्फ फुटपाथ है, उनके लिए हर रात एक नई जंग। ये मानना पड़ेगा कि प्रशासन ने शुरुआती कदम उठाए हैं, स्कूल बंद किए हैं और अलाव की व्यवस्था भी की जा रही है कमोबेश। लेकिन असली परीक्षा रात के अंधेरे में होती है, जब कैमरे नहीं होते और सिर्फ जिम्मेदारी का मतलब। ठंड से बचाव आदेशों से नहीं, बल्कि लगातार निगरानी, एक्टिव रैंक बसेरे, समय पर कंबल वितरण, रात की गश्त और अस्पतालों की पूरी तैयारी से होता है। ये जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन की नहीं, बल्कि सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और समाज के हर सक्षम व्यक्ति की भी है। इस चर्चा का मकसद किसी पर आरोप लगाना बिल्कुल नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि सहरसा की किसी सड़क, किसी फुटपाथ या किसी बस स्टैंड पर कोई भी गरीब ठंड की वजह से कम अपनी जान न गंवाए। अगर सिस्टम आज पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ खड़ा हुआ, तो ठंड एक चुनौती बनकर रह जाएगी, त्रासदी नहीं। अब वक्त है कागज से निकलकर जमीन पर काम दिखाने का, ताकि सहरसा से अगली खबर राहत की हो, किसी बेबस मौत की नहीं। आप जुड़े रोशन जी, डॉक्टर पारितोष और संदीप और विकास, आप जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर किसी और मुद्दे पर बातचीत होगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।